अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू आर टीचर की एक्सरसाइज। तो चलिए वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्कंड्रल। स्कंड्रल कहते हैं बदमाश को। समवन हु ट्रीट्स अदर बैडली, कोई भी शख्स जो दूसरों से बुरी तरह पेश आता है उसको स्कंड्रल कहते हैं। डेडिकेटेड का मतलब है मुखलिस होना। कमिटेड, डिवोटेड, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होना। स्टीयर कहते हैं रहनुमाई करना। टू कंट्रोल द डायरेक्शन और लीड, किसी की सिमत को कंट्रोल करना या फिर उसकी रहनुमाई करना। अप्रिशिएट कहते हैं कदर करना। टू अंडरस्टैंड द वर्थ और इम्पोर्टेंस, किसी की कदर और अहमियत को समझना। मिस्ट्री कहते हैं राज को। समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, किसी भी चीज़ को समझना या जिसकी वजाहत करना मुश्किल हो उसको हम मिस्ट्री कहते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब है फ़र्क करना। टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क करने को हम डिफ्रेंशिएट कहते हैं। हॉलिंग कहते हैं चीखो पुकार करना। मेकिंग कॉन्टीन्यूस लो लाउड साउंड, लगातार हल्की और ऊंची आवाज़ निकालना हॉबलिंग कहलाता है। मॉब कहते हैं हजूम को। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, लोगों का बहुत बड़ा मजमा जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो उसको मॉब कहते हैं। लीनियंट कहते हैं नरम मिजाज को। नॉट स्ट्रिक्ट, जो बहुत सख्त ना हो। अलोइंग टू लॉट ऑफ फ्रीडम, या बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देना। सबलाइम कहते हैं शानदार को। ऑफ वेरी हाई क्वालिटी और ग्रेट ब्यूटी, जो बहुत खूबसूरत हो और जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो उसको हम सबलाइम शानदार कहते हैं। होप सो सारे वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डायलॉग की तरफ। डायलॉग है वाजिद। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग हसन। अस्सलामुअलैकुम और सुबह खैर हसन। हसन वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम एंड सुबह खैर वाजिद। हो आर यू, तुम कैसे हो? वाजिद वेल आई एम फाइन थैंक यू। अच्छा मैं ठीक हूँ शुक्रिया। आई हेयर दैट यू वेंट टू कलेंटन मलेशिया लास्ट वीक, मैंने सुना है कि तुम गुज़िश्ता हफ्ते कलेंटन मलेशिया गए थे। हसन यस जी हाँ, आई वेंट टू कलेंटन मलेशिया, मैं कलेंटन मलेशिया गया था लास्ट वीक गुज़िश्ता हफ्ते विद माई पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। वाजिद वाओ दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है। विच प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, तुमने वहाँ पर कौन सी जगहों की सैर की? हसन आई विजिटेड मैनी प्लेस इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मैंने वहाँ पर बहुत सी दिलचस्प जगहों की सैर की। लास्ट आई वेंट टू गेटिंग बीच, आखिर में मैं गेटिंग बीच पर गया। वाजिद दैट साउंड इंटरेस्टिंग डैट यू विजिटेड गेटिंग बीच इन क्लेंटन, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है कि तुम क्लेंटन में गेटिंग बीच पर गए थे। हसन यस इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एज देयर वॉज क्लेंटन इंटरनेशनल वॉव फेस्टिवल, हाँ ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि वहाँ पर क्लेंटन बैनुल अक़वामी वॉव त्यौहार था। विच वी वर फॉर्च्यून टू विटनेस, जिसमें हम खुशकिस्मती से शामिल हुए थे। इट इज़ हेल्ड एनुअली इन अगस्त मलेशिया, ये हर साल अगस्त में मलेशिया में मुनक्किद होता है। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत था। वाजिद वाओ व्हाट इज़ दिस, वाओ ये क्या है? इज़ इट अ फिश, क्या ये एक मछली है? हसन हा नो नहीं, इट्स नॉट अ फिश, ये एक मछली नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज काइट एक्चुअली, दरअसल ये एक बहुत बड़ी पतंग है। वाजिद अ ह्यूज काइट, एक बहुत बड़ी पतंग। हाउ डू पीपल डेकोरेट द काइट, लोग किस तरह से एक पतंग को सजाते हैं? हसन दे डेकोरेट द काइट, वो पतंग को सजाते हैं विद कलरफुल पैटर्न, रंग बिरंगे पैटर्न से, और फ्लावर्स फूलों के, एंड लीव्स और पत्तों के। वाजिद ओ इट्स मस्ट बी अ ब्यूटीफुल काइट, यकीनन वो एक खूबसूरत पतंग होगी। हसन यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल काइट, हाँ ये एक खूबसूरत पतंग है। ड्यूरिंग द वाव फेस्टिवल, वाव त्यौहार के दौरान देयर वर आल्सो कल्चरल शोज़, वहाँ पर बहुत से सकाफ़ती शोज़ भी थे, सच एज ट्रेडिशनल डांसेस, जैसे कि रवायती डांसेस, एंड द कैलन फूड फेस्टिवल, और कैलन खाने का त्यौहार। वाजिद वाओ यू मस्ट हैव एंजॉयड योर हॉलीडेज़, तुमने यकीनन अपनी छुट्टियों में बहुत मज़ा किया होगा। हसन या आई डेफिनेटली एंजॉयड माई हॉलीडेज़, यकीनन मैंने, हाँ बिल्कुल मैं अपनी छुट्टियों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। वाजिद विच फूड डिड यू लाइक इन द फेस्टिवल, तुम्हें त्यौहार में सबसे ज़्यादा कौन सा खाना पसंद आया? हसन माई फेवरेट फूड वाज नासी टम्पैंग, मेरा सबसे पसंदीदा खाना नासी टम्पैंग था। इन विच राइस वाज पैक्ड, जिसमें चावल पैक किए जाते हैं ना कोन शेप्ड बनाना लीफ, कोन की शक्ल के बनाना के पत्ते। वाजिद साउंड इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे तजुर्बे के इश्तराक के लिए शुक्रिया। ड्यूरिंग द कलेंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल, कलेंटन बैनुल अक़वामी वाव त्यौहार के दौरान। हसन नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। यू आर वेलकम, तुम्हारा खैर मुकद्दम। आई विल ब्रिंग सम पिक्चर्स टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ तस्वीर लाऊंगा। वाजिद नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा।
आई विल लुक फॉरवर्ड टू डैट, मुझे उनका इंतज़ार रहेगा। हसन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, जल्द मिलते हैं। होप सो सारे डायलॉग के आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी नुक्ता नज़र की शिनाख्त करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द मेथड ऑफ नरेशन यूज्ड इन शॉर्ट स्टोरी, नावल और इन अ नरेटिव पोइम। किसी भी छोटी कहानी में, नावल में या फिर नरेटिव पोइम, कोई भी पोइम होगी, उसमें किसी चीज़ को बयान करने का जो तरीका होता है उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, यानी नुक्ता नज़र कहते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने देखना है फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि अगर कोई स्टोरी या पोइम अपने बारे में लिखी जा रही है, अपने एक्सपीरियंसेस को बताया जा रहा है, खुद के एक्सपीरियंसेस पोइट जो है बता रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन अगर ऑथर जो है या फिर पोइट जो है वो किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पहले फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, द नरेटर इज करैक्टर इन द स्टोरी। ठीक है, बयान करने वाला खुद स्टोरी के अंदर एक करैक्टर है, तो वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन का होगा। जैसे जॉन लेनन एंड पॉल मैककार्थी रोड द सॉन्ग इन माई लाइफ। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक सॉन्ग पोइम लिखी थी। दीज प्लेसेस आई विल रिमेंबर, इन जगहों को मैं याद रखूँगा। ऑल माई लाइफ सम हैव चेंज्ड, कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो गई थी। अब यहाँ पर अपने बारे में बात हुई है, आई विल एंड माई, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू काउंट होगा। The first person's pronouns are I, my, me, we, our, us, myself and ourselves। ठीक है, अगर सेंटेंस में इन प्रोनाउंस का यूज़ हुआ है तो वो फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। बिलोंग्स टू द पीपल और पर्सन द नरेटर इज रेफरिंग टू। कहानी बताने वाला किसी दूसरे की तरफ इशारा करके उसकी बात कर रहा है कहानी में, तो वो थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इज़, दे, देयर, देम, देमसेल्फ। ठीक है, अगर ये सारे प्रोनाउंस आपको सेंटेंस में नज़र आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखें, मच ऑफ माई सरप्राइज, मुझे बहुत हैरानी हुई, आई लाइक द ट्रक अहमद ब्रॉट फॉर मी, कि अहमद ने मेरे लिए जो ट्रक लाया मुझे वो बहुत पसंद आया। ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में बता रहा है कि मुझे बहुत हैरानी हुई और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू काउंट होगा। इसी तरह अगर आप थर्ड वाला देखें, शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहती थी, सो शी परचेज्ड अ बैट एंड अ बॉल, इसीलिए उसने एक गेंद और एक बैट भी ख़रीदा। तो अब ये किसी और बंदे की बात हो रही है, अपनी बात नहीं कर रहे, तो ये थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू काउंट होगा। होप सो एग्जाम्पल के साथ आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाले पे चलते हैं। आई रिकमेंड स्क्रीवियर बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर ऑन द मार्केट। ठीक है, मुझे स्क्रीविनर पसंद है क्योंकि ये मार्केट में सबसे अच्छा वर्ड प्रोसेसर है। अपने बारे में बता रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। मारिया वॉज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, मारिया को यकीन थी कि वो क्लास में पहली पोजीशन हासिल करेगी, तो ये मारिया की बात हो रही है, खुद की बात नहीं हम कर रहे, तो ये थर्ड पर्सन होगा। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। जी, तो नेक्स्ट वाला हम 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दे डिड नॉट लूज हार्ट एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मशरिक़ की तरफ अपना सफ़र जारी रखा, तो उनकी बात हो रही है, अपनी बात नहीं हो रही, तो ये थर्ड पर्सन होगा। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह तनहा घूमता रहा, तो अपनी बात कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन होगी। दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उन्होंने नाश्ता करने का फ़ैसला किया, बट शी वॉजंट इन्वाइटेड, लेकिन वो मदऊ नहीं थी, तो ये थर्ड पर्सन होगा क्योंकि दूसरों की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आंसर हम पहले ही कर चुके थे, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ड्स मीनिंग को। फर्स्ट वाला वर्ड है एम्पावर, बाइख्तियार, गिव द अथॉरिटी और पावर टू समथिंग, किसी भी चीज़ की किसी को पावर या अथॉरिटी दे देना, उसको हम एम्पावर कहते हैं। स्काउंड्रल, इसका पहले भी हमने देख लिया था, बदमाश, समवन हु ट्रीट्स अदर बैडली, जो किसी दूसरे से बुरी तरह से पेश आता है, उसको हम स्काउंड्रल कहते हैं। एनवी कहते हैं हसद को। द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी इन द
सेम सिचुएशन एज समवन एल्स, हम उस सिचुएशन में जाना चाहते हैं जिसमें कोई दूसरा बंदा हो, उसको हम हसद कहते हैं। लीनियंट नरम मिजाज, नॉट स्ट्रिक्ट जो कि सख्त ना हो। मैनकाइंड बनी नो, इंसान को कहते हैं। द ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल को। होप सो ये सारे वर्ड्स मीनिंग भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स। Homophones is a word that is pronounced the same as another word but has different spelling and meaning। अच्छा, दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल सिमिलर होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर एंड वेदर, ये वाला वेदर जो है मौसम है और वो वाला वेदर हवा के लिए यूज़ होता है। सीन देखने के लिए और ये वाला सीन मंजर। नेक्स्ट है नियर होमोफोन। नियर होमोफोन्स इज अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस ऑलमोस्ट द सेम, ये तकरीबन सेम होता है लेकिन एग्जैक्ट जो है वो सेम नहीं होता दूसरे वर्ड की तरह, बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, और इसके स्पेलिंग भी और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूज ढीला और लूज खो देना। नेक्स्ट हम ये एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा। Fill in the blanks with the correct word and the word bank. Use the context of the sentence to determine which word should be used। आपको नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, आपने उनको समझना है, उनके हिसाब से यहाँ से वर्ड चूज़ करके आपने लगाने हैं। जैसे लूज़ ढीला, और लूज़ का मतलब है खो देना। एंड जो है वो किसी वर्ड के साथ वैसे ही यूज़ होता है, एंड आर्टिकल के तौर पर। एंड जो है वो कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होता है मिलाने के लिए दो फ्रेजेस को। देन जो है वो फिर को शो करता है। अफेक्ट, अब अफेक्ट और इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर समझने वाला है। अफेक्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कोई काम के तौर पर किसी काम को शो कर रहा होता है कि कौन सा काम हो रहा है। और इफ़ेक्ट ये जो है नाउन के तौर पर यानी रिजल्ट को शो करता है। अफेक्ट वर्ब काम को शो कर रहा है और इफ़ेक्ट रिजल्ट को शो करता है। सेंस जो है वो दौरानिए को वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंस का मतलब है एहसासात, और देन यहाँ पर मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है। होप सो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हिज फादर इज़ टॉलर डैश हिज फादर। अब यहाँ पर मुकाबले के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो फादर के मुकाबले में थोड़ा लंबा है, इसीलिए यहाँ पर देन लगाएंगे। आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर एंड मार्क ट्वेन दिस ईयर। मैं इस साल शेक्सपियर और मार्क ट्वेन की किताबें पढ़ूंगी। अब यहाँ पे दो फ्रेजेस को हमने मिलाना था, इसलिए हम एंड यूज़ कर रहे हैं। आई होप वी डोंट लूज़ द गेम टुमारो। अब लूज़ खो देने वाला था, हम ढीले वाला नहीं लगाएंगे बल्कि खो देने वाला लगाएंगे। द एक्सपेरिमेंट शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल एरोजन। अब इफ़ेक्ट रिजल्ट है ना सॉइल एरोजन, इसीलिए हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट लगाया है, अफेक्ट नहीं लगाया है। दे हैव बीन वेटिंग इन द डैश नून टू बाय देयर टिकट्स। अब देखें नून, अब इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त के दौरानिए को शो करना है तो हम सिंस लगाएंगे। द कोल्ड वेदर बिगेन टू डैश हिज इमोशन। इमोशंस कहते हैं एहसासात को, और अफेक्ट यहाँ पर असरअंदाज कर रहा है। अब ये काम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के जहाँ भी हमने लगाना है अफेक्ट लगाएंगे, और यहाँ पे रिजल्ट था तो हमने इफ़ेक्ट लगाया था। नबीला हैड अ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। अब सेंस हमने लगाना था ये वाला, ठीक है। सेंस जो था वो हमने टाइम के दौरानिए के वक्त के दौरानिए के लिए लगा लिया, और सेंस जो है यहाँ पे हम लगाएंगे एहसासात के लिए। नबीला हैज़ अ सेंस, उसे एहसास था दैट समथिंग वॉज रॉन्ग कि कुछ गलत है। व्हेन शी ओपन द बार्न डोर, जब उसने गोदाम का दरवाज़ा खोला। देयर इज़ अ डॉग रनिंग लूज। वहाँ पर एक कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा था। इन ओवर ढीला ढाला दौड़ रहा था। इन ओवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। फर्स्ट ही सेंट मी अ मैसेज, पहले उसने मुझे पैगाम भेजा। सेंट मी अ मैसेज लिखा हुआ पैगाम भेजा। देन फिर ही कॉल्ड मी फोनिकली, उसने मुझे सूती पैगाम यानी आवाज़ की सूरत में पैगाम भेजा। हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट। क्या तुमने कभी दिन की रोशनी में उल्लू देखा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। यूज़ द मीनिंग टू डिटर्मिन द करेक्ट वर्ड इन ईच सेट ऑफ नियर होमोफोन्स। ठीक है, आपको सेट दिया गया है होमोफोन्स का, उसके मीनिंग को देखते हुए आपने करेक्ट होमोफोन सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर लिखना है। हम देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिस अ कंपैरिजन, कि ये चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है। अब देन का मतलब था फिर, और देन का मतलब था मुकाबले में, तो देन कंपैरिजन करता है, इसलिए यहाँ हम देन लिखेंगे।
वर्ब काम है टू मेक अ डिफरेंस, और ये फ़र्क भी बताता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट तो रिज़ल्ट के लिए था और ये वाला अफेक्ट वर्ब के लिए यूज़ होता था, तो यहाँ पे हम अफेक्ट लगाएंगे। कंजंक्शन डैट कनेक्ट्स टू थिंग्स, कंजंक्शन है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, तो वो एंड था। फ्री यानी आज़ाद, तो वो हमने लूज़ पढ़ा था, ढीला खुला। बिकॉज और इन एन इंटरवीनिंग टाइम, ठीक है, बिकॉज क्यों के लिए इस्तेमाल होता है और टाइम यानी दुरानिये के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो सिंस होगा, सेंस नहीं होगा। इन द टाइम नेक्स्ट, ठीक है, फिर के लिए बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फिर के लिए हम देन लगाते हैं, तो वो हम देन लगा लेंगे। फीलिंग और द फैकल्टी ऑफ साइट हेयरिंग ETC, ठीक है। अब फीलिंग एहसासात हैं और साइट फैकल्टी ऑफ साइट एंड हेयरिंग यानी देखने और सुनने की जो हिस्स होती है उसको हम सेंस कहते हैं। टू फेल इन अ कॉम्पिटिशन और अनएबल टू फाइंड, अब जो फेल हो जाता है उसको हम लूज़ कहते हैं यानी हार जाना, तो वो यहाँ पे हम लूज़ लगा लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव को हमने किस जगह पर प्लेस करना है। वी पुट एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, किसी भी नाम से पहले हम एडजेक्टिव को लिखते हैं। एडजेक्टिव नेवर चेंज देयर फॉर्म, और वो अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम स्मॉल टेबल, एक छोटा टेबल, नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव स्मॉल लगाया है। 2 स्मॉल टेबल्स यानी 2 स्मॉल टेबल, तो हमने उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया, उसके साथ सिर्फ 2 लगा दिया है। When there is a series of adjective, जब बहुत से एडजेक्टिव एक साथ हों, we use the one describing size first and then the color, तो पहले हम उसका साइज लिखेंगे फिर हम उसका कलर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग ब्राउन आइज, बड़ी बुरी आँखें, ठीक है, पहले साइज आया है फिर उसका कलर आया है और फिर नाउन आया है। अ बिग ग्रे वुल्फ, पहले साइज फिर उसका कलर। अ ब्लैक कैट, यहाँ पे सिर्फ कलर था तो इसलिए हमने कलर पहले लिख दिया। उसके बाद है ब्लैक कैट्स, इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, सिर्फ कैट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। उसके बाद फेयर हेयर और लॉन्ग फेयर हेयर, पहले साइज आया है फिर उसका कलर आया है और फिर हेयर। बिग ब्लैक कैट्स, पहले साइज फिर कलर और फिर नाउन आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर चार्ट दिया गया है जिसमें हमें एडजेक्टिव के ऑर्डर बताए हैं। पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, मकसद हमने सबसे एंड पे लिखना है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। अ कॉटन ऑरेंज शर्ट, अब ऑरेंज तो कलर है और कॉटन क्या होगा यहाँ पर, मटेरियल, तो सबसे पहले कलर ऊपर है और मटेरियल जो है वो बाद में है, तो पहले हम कलर लिखेंगे यानी ऑरेंज, मटेरियल कॉटन हम बाद में लिखेंगे। ऑरेंज कॉटन शर्ट, तो बी वाला हमारा करेक्ट होगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन, अब ब्यूटीफुल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, किसी के लिए वो औरत जो है वो ब्यूटीफुल होगी, किसी के लिए वो अगली होगी, इसलिए हम इसको ओपिनियन काउंट करते हैं। तो ओपिनियन हमें साथ दिया गया है ब्यूटीफुल, और ओल्ड उसकी एज है, तो हम देख लेते हैं पहले ओपिनियन आया है और फिर एज आई है, यानी होगा ब्यूटीफुल ओल्ड वुमन वाला करेक्ट होगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट, अब देखें अमेजिंग यहाँ पर क्या बताया गया है, ये भी अपना ओपिनियन शो किया गया है, और फिर उसके बाद फ्लोरिडियन यहाँ पे ओरिजिन बताया गया है, तो ओपिनियन पहले आएगा और फिर उसके बाद ओरिजिन आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर ए वाला करेक्ट करेंगे। फोर्थ वाला देख लेते हैं। 12 शैम्पू मीडियम बॉटल्स, अब 12 यहाँ पर नंबर है और मीडियम उसका साइज़ बताया गया है, और शैम्पू बॉटल्स तो जाहिर सी बात है वो नाउन है, तो सबसे पहले नंबर आता है फिर उसके बाद क्या आता है उसका साइज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 मीडियम शैम्पू बॉटल्स, तो ये बी वाला हमारा करेक्ट होगा। फिफ्थ वाला देख लें। 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स, अब यहाँ पर 2 नंबर बताया गया है, स्क्वायर उसकी शेप है और ब्लू कलर है, तो हम इनकी जो सीक्वेंस है वो इनका सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर यानी 2 आ गया, उसके बाद जो है उसका स्क्वायर था यानी उसका पैटर्न स्क्वायर नहीं शेप उसकी जो थी वो स्क्वायर थी, एंड ब्लू उसका कलर था, तो यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स वाला हमारा करेक्ट होगा।
6 वाला है इटालियन डिलीशियस मील। इटालियन अब यहाँ पे ओरिजिन है, डिलीशियस जो है वो बात हो रही है कंडीशन की कि किस तरह का फूड है, और मील। ठीक है, तो पहले हम डिलीशियस लगाएंगे, फिर इटालियन लगाएंगे और फिर मील लगाएंगे। बी वाला हमारा करेक्ट होगा। 7th वाला है अ स्टिंकी बाथरूम टॉवल। अब स्टिंकी यहाँ पे कंडीशन बताई गई है और बाथरूम टॉवल, तो यहाँ पे नाउन तो पहले नहीं आएगा, नाउन बाद में ही आएगा। बाथरूम टॉवल तो पहले हम स्टिंकी लगाएंगे। 8th वाला है एन अगली ओल्ड येलो बस। अब अगली यहाँ पे फिर से ओपिनियन है, ओल्ड यहाँ पे एज है और येलो कलर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था ओपिनियन, फिर उसके बाद एज आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, येलो कलर। तो इस तरतीब के लिहाज से जो है हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। 9 वाला है अ लार्ज प्रीटी ब्लैंकेट। ठीक है, लार्ज यहाँ पर नंबर बताया गया है, प्रीटी जो है हमारा ओपिनियन है और ब्लैंकेट कंबल नाउन है हमारे पास। तो इस लिहाज से पहले जो है वो ओपिनियन आएगा, फिर उसकी ये साइज़ आएगा और फिर ब्लैंकेट, तो बी वाला हमारा करेक्ट होगा। 10th वाला है एम्प्टी 5 ट्रंक्स। ठीक है, नंबर पहले आएगा, फिर उसकी कंडीशन आएगी और फिर ट्रंक्स, तो हमारा पास आएगा 5 एम्प्टी ट्रंक्स, बी वाला करेक्ट आएगा। 3 फन गेम्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर, फिर उसके बाद क्या उसकी कंडीशन है और फिर उसके बाद गेम आएगा, तो इसीलिए इस लिहाज से हमारा ए वाला करेक्ट होगा। होप सो ये सारा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपने डिस्क्राइब करना है सेंटेंसेस में। फर्स्ट वाला है आ स्फेरिकल फुटबॉल। सेकंड अ टॉल ग्रीन शेडी ट्री। थर्ड वाला है अ लग्जरियस कार। फोर्थ वाला है एन एनॉर्मस वाटरमेलन एंड फिफ्थ अ शार्प पेंसिल। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड एनालॉजीज पे। वर्ड एनालॉजी, an analogy shows the relationship between two objects or concept using logic or reasoning। दो वर्ड्स, दो चीज़ों या दो कंसेप्ट के दरमियान आप ताल्लुक़ बताते हैं, रीजनिंग यानी अपने सोच को देखते हुए, सोच विचार करते हुए। In other words, an analogy is a comparison of two pairs of words that are related in similar way। ये दो उन चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। फॉर एग्जाम्पल, ट्री लीव्स, ट्री लीव दरख्त के पत्ते, एंड फ्लावर पेटल्स फूल की पत्तियाँ। ये देखें, हम दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ट्री इज़ टू लीफ, यानी लीफ जो हैं वो ट्री के हैं, एंड फ्लावर इज़ टू पेटल, और पेटल जो हैं वो फूल के हैं, फूल की पत्तियाँ हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे एक एनालॉजी आपको बताई गई है, सेकंड आपने फिल करनी है। डॉग के बेबी को पपी कहते हैं, तो आपने प्रीवियस एनालॉजी को देखते हुए नेक्स्ट खुद से सोचनी है कि कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट वाले पे आ जाएं। कंप्लीट ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ठीक है, आपको ये वर्ड बॉक्स दिया गया है, इसमें से देख के आपने नीचे एनालॉजी फिल करनी है। फर्स्ट वाला है ब्लू इज़ द स्काई एज ग्रीन इज़ द ग्रास। तो आपने यहाँ पर क्या फिल कर देना है, ग्रास फिल कर देना है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। एन एप्पल इज़ टू फ्रूट, एप्पल फ्रूट है। एज अ कैरेट इज़ अ वेजिटेबल, और कैरेट वेजिटेबल है। टो इज़ टू फुट, जो पैर की उंगलियां हैं उसको टो कहते हैं। हैंड फिंगर, हम हैंड यानी हाथ की उंगलियों को कहते हैं। ब्रदर इज़ टू बॉय एंड सिस्टर इज़ टू गर्ल। अ बर्ड इज़ टू फीदर, अ फिश इज़ टू अ स्केल, यानी बर्ड के फीदर्स पंख होते हैं और फिश के स्केल होते हैं। मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड इवनिंग इज़ टू डिनर। हैट इज़ टू हैट एंड अ शूज़ इज़ टू फुट। स्ट्रॉ इज़ टू ड्रिंक एंड स्पून इज़ टू ईट। स्ट्रॉ पीने के लिए है और स्पून जो है वो खाने के लिए। द मून इज़ टू नाइट एंड द सन इज़ टू डे। अ कार इज़ टू रोड एंड बोट इज़ टू वाटर। हैमर इज़ टू अ नेल एंड कॉम इज़ टू हेयर। अ स्कल्प्टर इज़ टू स्टोन एंड अ शेफ इज़ टू फूड। वाइट इज़ टू ब्लैक एज अप इज़ टू डाउन। वाइट का क्या होगा, ब्लैक, और अप का क्या होगा, डाउन। होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा और एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला यूनिट हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।